हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेंगे, रासायनिक समीकरण। अब मन में हमारे प्रश्न हमेशा उठता है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो वास्तव में जो रासायनिक समीकरण है यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक प्रदर्शन होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और HCl अम्ल बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीनों के संकेतों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं। सबसे जो पहला नियम है वो नियम क्या है कि क्रियाकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और यदि एक से अधिक क्रियाकारक हैं तो उनके मध्य में धन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, क्रियाफल को हमेशा दाहिनी ओर लिखा जाता है और यदि एक से अधिक क्रियाफल हैं तो उनके मध्य में भी धन का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन हैं क्रियाकारक और जो HCl बन रहा है ये है क्रियाफल। क्रियाकारक को अभिकारक भी कहते हैं। और क्रियाफल को उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार हमने दो नियम देखे। पहला नियम कहता है कि क्रियाकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है तथा क्रियाफल को दाहिनी ओर लिखा जाता है। इसके बाद हम आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है, क्रियाकारक तथा क्रियाफल दोनों के मध्य में तीर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। ये देखिए, ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ बराबर का चिन्ह भी लगा देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम तीर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। तीसरे नियम के बाद हम आते हैं चौथे नियम पर। इसके बाद है चौथा नियम, जो हमें बताता है कि हम क्रियाकारकों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी लिखते हैं। अर्थात क्रियाकारक तथा क्रियाफल की भौतिक अवस्थाओं को उनके प्रतीकों के बाजू में कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेज हैं, तो हम क्या करेंगे, इनके बाजू में कोष्टक में G लिख देंगे। HCl भी गैस है तो इसके बाजू में भी हम कोष्टक में G लिखेंगे। तो यदि भौतिक अवस्था गैस है तो हम G लिखते हैं, यदि द्रव है तो L, यदि ठोस है तो S, और यदि क्रियाकारक और क्रियाफल का जलीय विलयन है तो हम लिखते हैं AQ। AQ का अर्थ होता है एक्वस या जलीय विलयन। तो ये बात हो गई चौथे नियम की। चौथा नियम कहता है कि हम क्रियाकारकों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में लिखते हैं। इसके बाद आता है पांचवा नियम। पांचवा नियम यह कहता है कि यदि क्रियाफल में कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उसे नीचे की ओर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि कोई गैसीय पदार्थ बनता है तो हम उसे ऊपर की ओर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में हम देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ये गैस अवस्था में है, तो हम इसे ऊपर की ओर तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसी प्रकार से यदि अभिक्रिया में कोई अवक्षेप बन रहा है तो उसे हम नीचे के ओर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ये अभिक्रिया है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। जब ये अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट और AgCl। अब ये जो AgCl बना है ये जल में अघुलनशील होता है और तली में जाकर बैठ जाता है, इसलिए इसे हम नीचे की ओर तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो हम उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब इसके बाद है छठवां नियम। छठवां नियम विशेष ध्यान देने का है। ये नियम बताता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक, इन सभी की जो जानकारी है वह तीर के ऊपर या नीचे लिखी जाती है। तो जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं तो उसके तीर के ऊपर या नीचे हम उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ताप, दाब और उत्प्रेरक के बारे में अवश्य बताते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा रासायनिक समीकरण क्या होता है और इस रासायनिक समीकरण को लिखने के कितने नियम हैं।